अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खूब ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है वो हम एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूनिट की तरफ मूव करेंगे। एमडी कैट 2026 के अंदर, जिसमें हमारे पास जो 25 का सिलेबस था वो ही रिपीट किया जाएगा और आपका जो टेस्ट है वो भी ज़रा अर्ली कंडक्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जैसा कि आपको मालूम होगा। तो जो हमारा जो यूनिट इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बच्चों, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो स्टार्ट वाले टॉपिक्स तो इतने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, और इसी तरह हमारे पास आ जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इसी तरह जो है ना वो कुछ और टर्म्स को हम देखेंगे जिसमें हमारे पास जो है न्यूक्लाइड्स आ जाते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर स्पीशीज का नाम भी देते हैं। इसके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो है ना एटम के इंट्रोडक्शन से। आपने मुझे बताना है कि जो एक एटम है वो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर इंस्टॉल है। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम कंसिस्ट ऑफ, बुक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमारी जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, एटम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर जो है ना वो हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स और सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्टरी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी लेके साथ चलना जो है वो जरूरी है। कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो है ना वो आपको इनसे रिलेटेड मिलेंगे। और वैसे भी डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हुए जो है ना वो एक और अच्छा फील नहीं होता। वो कोई चाहते हैं कि थोड़ा सा हम जो है ना इंट्रोडक्शन ना दें। फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूविंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको फिजिक्स के अंदर मिल जाते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रोन और भी इस तरह के बहुत सारे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बच्चों, ये हमारे पास एटम जिसके अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टार्ट वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। बेसिक्स इसके अंदर कुछ चीजें हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको पता है अगर वो न्यूट्रल स्पीशी है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है हमारे पास, मैस नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। मैस नंबर किसकी तादाद होती है, साथ साथ हमें बताते जाना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलना आपने आहिस्ता से ही है, ठीक है। घर वाले ये ना समझे कि अपने आप से बातें किए जा रहे हैं, इसने पता नहीं क्या डॉक्टर बनना भी है कि नहीं बनना है, कोई से मरीज बना हुआ है। कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप बोलते हैं। अच्छा, मैस नंबर, अगर आपसे कहा जाए कि जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप बताएं, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हम सिंपली क्या कर देते हैं, एटॉमिक मैस नंबर में से किसको माइनस कर देते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की।
न्यूट्रॉन्स निकालने का वैल्यू फार्मूला है। इसी तरह कुछ और बात हम करेंगे कि जब हम कहते हैं ना कैटायंस, तो आपको पता है जो कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इन कैटायंस के अंदर हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमें ज्यादा मिलते हैं किसकी निस्बत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उतने प्रोटॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, ज्यादा। अगर +1 है इसका मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और एक और बात भी याद रखनी है आपने, साइज ऑफ कैटाइन, साइज की बात हो, साइज ऑफ कैटाइन जो है ना इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। और जब हम किसकी बात करते हैं, एनाइन की, बच्चों एनाइन के अंदर जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब उतने ही उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से क्या होगा, ज्यादा। और फिर आपने पढ़ा है साइज ऑफ एनाइन, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लेता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने याद रखना कि बच्चों कैटाइन हो, एनाइन हो या न्यूट्रल स्पीशीज हो, यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र न्यूट्रल स्पीशीज का भी कर लेता हूँ कि जब हम न्यूट्रल स्पीशी की बात करते हैं तो इस न्यूट्रल स्पीशी के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ, इस न्यूट्रल स्पीशी के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चों ये तीन जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर क्या रखनी है, याद रखनी है, जो आपसे पूछी जा सकती है। अब ये बताने का मकसद जो है ना वो आपको 1-2 MCQ का सोल्यूशन बताना था जो बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पास्ट पेपर के अंदर। देखिए आपने याद रखना है, अगर कोई हमारे पास चार्ज स्पीशी है, ये एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंटर टेस्ट के अंदर जो है शॉर्टकट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। आपने याद रखना है कि अगर कोई चार्ज स्पीशी है और आपने उसके अंदर जो है ना वो किसको निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यार याद रखना, एटॉमिक नंबर आपने निकालना है तो याद रखना है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसमें प्लस क्या कर देना है, चार्ज। अच्छा मैं बता रहा हूं, इस चार्ज को आपने प्लस करना है विद साइन। ये शॉर्टकट है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें चार्ज नेगेटिव होते हैं। अगर आपसे वो कहता है कि जी हमारे पास एक डाई पॉजिटिव आयन है, डाई पॉजिटिव आयन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बताएं कितने होंगे। डाई पॉजिटिव है तो +2 लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने इलेक्ट्रॉन्स है सम कर देना, प्रोटॉन आ रहे हैं। अगर वो कहे कि डाई नेगेटिव आयन है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं या इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ प्रोटॉन कितने होंगे। तो -2 जो है ना वो सम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो आपके पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ लग गई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक MCQ आ जाता है, अगर MCQ पे आपने गौर करना है। ये बताने का मकसद क्या था, क्योंकि ये इससे रिलेटेड MCQ पूछा हुआ है कि वो कहता है कि जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ऑफ डाई पॉजिटिव आयन। डाई पॉजिटिव आयन वो होता है जिसके ऊपर क्या हो, +2 चार्ज। डाई पॉजिटिव आयन इज, ये शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता रहा हूँ, 2 8 17। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, और एम में हमारे पास कितने हैं, 17 है। एंड एटॉमिक मास, जबकि उसका जो एटॉमिक मास है ना, वो हमारे पास कितना है, 65। बच्चों बताएं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर। तो एमसीक्यू जो है ना, वो मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा। सिर्फ लेक्चर पढ़ा देना बर्बाद नहीं लगता। लेक्चर का फायदा तभी होता है जब आप उसके एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो फायदा क्या है, एफएससी तो नहीं पढ़नी ना, हमने पढ़ना है एंट्री टेस्ट से। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी डाई पॉजिटिव आयन की गिवन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, याद रखना है। न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं। ऑप्शंस में आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 34, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 36, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 40, और डेल्टा ऑप्शन भी है ना, वो हमारे पास आ जाते हैं 62। देखो, आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो है ना, हमें मास नंबर जो कि गिवन है कितना, 65। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर पे। ये देखो ना, डाई पॉजिटिव आयन, ये ऊपर वाला शॉर्टकट याद करो। ये शॉर्टकट याद नहीं करना है तो सिंपल सी बात याद रख लो कि डाई पॉजिटिव आयन का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन गिवन है ना, उससे 2 जो है ना वो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी। डाई पॉजिटिव में बताया ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें उतने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के निस्बत क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए ये शॉर्टकट है, और जो ज़हीन है जरा बच्चे, उनके लिए बच्चों ये शॉर्टकट वैसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताओ, एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 8 10 20 और 27। ये शॉर्टकट के अकॉर्डिंग है। प्लस विद साइन, डाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्लस। तो कितने बन गए हमारे पास, 29। बताओ जरा, अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है। बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, मास नंबर माइनस थी एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना हो गया, 65 माइनस थी एटॉमिक नंबर। अब जरा जो है ना, आप इसमें से माइनस कर लें। 9 में से 5 6, और 5 में से 2 36। तो बच्चों, ये हमारे पास जो आंसर बन रहा है ना, जो भी आप बन रहा है 36। ये चीज मेरे अजीज, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था। अब आपने एक काम करना है। देखो, मैंने आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे, वो आपसे मास नंबर भी पूछ सकता है। वो मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों दे के वो आपसे चार्ज पूछ सकते हैं। तो 3 तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो ये भी इस तरह के एमसीक्यू जो है वो पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बताना जो है ना वो जरूरी था। इसको आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है यहाँ पे, बस इसको हम ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। बच्चों, अगर इम्पोर्टेंट बात अगर की जाए ना, तो आपने मुझे वैसे बताना है। मैंने आपको बताया था कि साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, और साइज ऑफ एन आयन ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। साइज की बात हो रही है। अगर मैं मैस की बात करूं तो है मैस ऑफ कैटायन, मैस ऑफ एन आयन, न्यूट्रल स्पीशी के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा।
तो बच्चों देखो, मास की बात हम करते हैं तो मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वो तो उनकी तादाद तो सेम ही रहती है ना, सिर्फ किसका आना जाना लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन का। कैटाइंस है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, आयंस है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऐड हो गए। लेकिन जो मैस अगर हम बात करेंगे, मैस मैस नॉट साइज, तो मैस ऑफ कैटाइन हो बच्चों, मैस ऑफ एनाइन हो, या मैस ऑफ क्या हो, न्यूट्रल स्पेशल, वो हम हमेशा हमारे पास क्या ही होता है, बराबर ही होता है। एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, बच्चे जो है ना इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। इस चीज को आपने जो है ना वो याद रखना है। जो अब हम जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो पास्ट पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू या इधर उधर इंफॉर्मेशन में वो जरूर पूछे होते हैं कि व्हाट आर न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, या इनको हम क्या नाम भी देते हैं, व्हाट आर न्यूक्लियर स्पीशीज। तो अगर हम न्यूक्लियाइड्स या न्यूक्लियर स्पीशीज की बात करें तो वो हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आइसोटोप्स, सेकंड वन इज कॉल्ड isobars, and third one is called isotones। और एक जो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ वो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। उसके बारे में आपने जो है ना ज्यादा सुना होगा, और इनके बारे में भी सुना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। एक छोटा सा डिफरेंस जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जो है ना पास पेपर में पूछी हुई है। तो इनकी कुछ जो है ना वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज चंद एक क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली बात हम किसकी करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय Z। फिर बात किसकी करेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर बात हम किसकी करेंगे, मैस नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर इन्हीं के अंदर जो है ना वो हम देखेंगे एक और चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वर्ड आपने जो है ना याद रख लेना है क्या लिखा हुआ है। और इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आने वाली क्या, एग्जाम्पल्स जो पूछी जाती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो इसके अंदर जो है ना इस टेबल की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास इन बट डिफरेंट नंबर। और इसी तरह डिफरेंट ही क्या हो इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखना है आपने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम, आइडेंटिकल। वो सारी एग्जांपल्स जो है ना वो इसमें हमारे पास लिखी जा सकती हैं। आपने याद रखना है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मैस नंबर ऊपर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर नीचे, मैस नंबर ऊपर। ये देखिए सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट क्या है। आइसोबार्स which you having different atomic number but they have same mass number
और इसी तरह अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इनमें क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारे पास एटम्स ही डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, फिर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें आइसोबार्स के, तो जैसे हमारे पास कार्बन 6, 14, तीन आइसोटॉप होते हैं, 12, 13, 14। नाइट्रोजन 7, 14। देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मैस नंबर क्या है, सेम है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आइसोटॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन से वर्ड जो है ना डेराइव है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट। बच्चों जिसका मैस नंबर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन इनका बाहमी इत्तेफाक किसके ऊपर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एटम्स हैं, तो जाहिर बात है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो, डिफरेंट। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास 6, 13 कार्बन के लिए, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन 7, 14 नाइट्रोजन के लिए। 13 में से 6 माइनस करो 7, 14 में से 7 माइनस करो 7। अब देखें बच्चों, अगर हमने ये चीज पढ़ी है, ये एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है कि विच पेयर इज आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटॉन्स। इसके अलावा जो है ना, अब देखें ये चीज सारी हमने पढ़ी है, तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू तो बनता है ना, ठीक है। तो एक एमसीक्यू जो है ना वो आपसे पूछा जाए, अगर ये बताएं व्हाट इज कॉमन, इसी से रिलेटेड जो है ना प्रैक्टिस। देखें टॉपिक के साथ एमसीक्यूज के साथ ही मजा है, जैसे जिंदगी का मजा खट्टे में है ना, पर खट्टा जो है ना वो नहीं खाना चाहिए बच्चों, गला खराब हो जाता है और भी बहुत सारे मसले मसाए रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना वो शायर इस शेर में कहता है कि व्हाट इज द कॉमन फॉर हीलियम 4 एंड हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स। अब बताना है जरा आपने, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह बीटा ऑप्शन है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी तरह चार्ली ऑप्शन है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी तरह डेल्टा ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा है, क्योंकि क्वेश्चंस की अपन के पास भरमार है, ठीक है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा कि आपका एंट्री टेस्ट यहीं पे ही जो है ना कंप्लीट हो जाए, एग्जामिनर खुद परेशान हो जाए मैं क्वेश्चन पूछूं कहाँ से। तो बच्चों ये हमारे पास राइट ऑप्शन जो है ना कुछ और नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ, आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ। खैर अब आपको पता चल गया होगा न्यूट्रॉन। अच्छा अगर मैं कहूँ ये हीलियम 4 और ये ट्रिटियम हाइड्रोजन 3, ये ट्रिटियम है, तो ये दोनों में, दोनों जो है ना इनमें से कौन से पेयर है, तो मुझे आपने कमेंट के अंदर बताना है। ये अब आपके ऊपर है, क्या चीज़ कॉमन है इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है बच्चों। अगर आपको जो है ना चीज़ें समझ आ रही है तो अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन जो है ना वो प्रेस करना है अपने एप्रिशिएशन के लिए। तो ये कुछ टर्म्स जिनको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं इसके चैप्टर्स बना दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि अगर आपको ज़्यादा मसला है जिसके अंदर वो बेशक आप जो सुन लें मेन टॉपिक, ठीक है। अब हम जो चीज़ है बस आपको फ़ायदा होना चाहिए, मेरी कोशिश यही है। अगर आपको फ़ायदा हो जाता है तो मुझे इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि मेरे इस लेक्चर की वजह से किसी का फ़ायदा हो। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो है ना मूव करते हैं अपने सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो कि कॉमन है, चाहे वो यूएचएस का सिलेबस है, चाहे वो केएमयू जो ईटा है हमारे पास पेशावर का,
या हमारे पास सिंध का जो है SIBA है, या बम्स है, या सजैम्बो है, सबका सिलेबस क्या है हमारे पास कॉमन है। और आपके पास जो नम्स का सिलेबस है वो लास्ट ईयर की तरह होगा। केमिस्ट्री का चंद एक टॉपिक्स जो है ना वो एक्स्ट्रा होंगे, बाकी चीज़ें मतलब वगैरह। ठीक है, तो बच्चों हम मूव करते हैं किसकी तरफ, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। देखिए ये जो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज है ना, कुछ भी नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं बच्चों। अभी तो हमारा जो असल टॉपिक है ना, जो जानलेवा टॉपिक है ना बच्चों के लिए, वो आ जाते हैं क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। केमिस्ट्री के अंदर चंद एक टॉपिक ही है, वो बच्चे के लिए बड़ा मसला होता है, लेकिन बच्चों हम उसको ऐसा आसान करके पढ़ाएंगे, ऐसे जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे कि कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, या डिस्कवरी और पॉजिटिव रेज में कुछ नया नहीं है, समझाने वाला नहीं है, चंद एक बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद कर लेना, बताते रहना मुझे साथ साथ। आवाज़ बेशक ना पहुंचे, लेकिन मैं आपके दिल की आवाज़ जो है सुन सकता हूँ, क्या क्या कहना चाह रही है, बेशक आप चुप ही रहे। तो बच्चों पहले बताना है आपने डिस्कवर्ड बाय, शाबाश, आंसर करते जाना है आपने, कि जो हमारे पास है पॉजिटिव रेज है, किसने डिस्कवर की थी, ई गोल्डस्टाइन। नाम याद रख लेना बच्चों, ये मुताला पाकिस्तान में बाज दफा FSC के एग्जाम में आ जाता है, एंट्री टेस्ट में नहीं आते। ऐसा तो नहीं है कि एंट्री टेस्ट में वो आपसे पूछे जी गोल्डस्टाइन कब पैदा हुआ, कब मरा, क्या किया उसने, ठीक है, कर गया जो करना था। अच्छा अभी डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। अच्छा एक और बात बताएं, थ्रू किसके जरिए से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये देखो। अच्छा जो मैंने बाकी ऑप्शंस बोली है ना, मुझे जरा कमेंट में करके बताइएगा कि सर ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे यूज हुई है, डिस्कवरी ऑफ जो है ना किसकी डिस्कवरी के लिए, ठीक है, ओल्ड ड्रॉप मेथड कहाँ पे यूज हुआ। ये इर्द गिर्द की जो इन्फॉर्मेशन है ये पढ़ को लेनी है आपको। इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ी हो ना तो फिर पता चल जाता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल टॉपिक की इसकी होने से, इसलिए ठीक है। पॉजिटिव रेज बच्चों ये कॉमन चीज आप सुनते हैं, पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। और आपको पता है ये कुछ बुक्स जो है ना इसको एनोड रेज भी कहते हैं, अभी एनोड रेज तो नहीं है हमारे पास। एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास सरफेस ऑफ कैथोड है ना वो क्या रखी गई थी, परफोरेट। ये चंद एक बातें जो है ना बच्चों, बाकी एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है बुक से, डायग्राम देख लेना है कि हाई वोल्टेज जब हम 2 इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के नतीजे में जो कैथोड रेज निकलती है ना, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस इस्तेमाल की जाती है, उस गैस को आयनाइज करना शुरू कर देती है। उस आयनाइज करने के नतीजे में जो है ना हमारे पास कुछ पॉजिटिव आयंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव। तो जो बोल रहा है ना मैं वो रिएक्शन की फॉर्म में लेता हूँ। ये देखो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको किसने हिट किया, कैथोड रेज। ये ई स्टैंड फॉर कैथोड रेज। ये मॉलिक्यूल आयनाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक ये है, कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, तो इस एम पॉजिटिव को हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बाय हीटिंग द गैस, बीटा ऑप्शन है फ्रॉम सरफेस ऑफ कैथोड, चार्ली ऑप्शन है आयोनाइजेशन ऑफ गैस, डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बताना है कमेंट के अंदर। अब बच्चों हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज।
आसान सी प्रॉपर्टीज हैं यार। पहली प्रॉपर्टी यही है कि इनके ऊपर चार्ज होने की वजह से दे कैन डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि दे ट्रैवल ऑपोजिट टू कैथोड रेस। जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज होती हैं ये उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। इसी तरह दे प्रोड्यूस फ्लैशेस। किसके ऊपर? ऑन जिंक सल्फाइड लेड। करेक्ट इनकरेक्ट में जो है ना वो पूछा जा सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना इसके अंदर सिर्फ याद रखनी होगी। 21 के अंदर जो यूएचएस का पेपर था ना उसमें ये एमसीक्यू पूछा गया था। अनलाइक, अच्छा ये देखो मैंने ये वर्ड लिखा है अनलाइक, ताकि अब आपको ना कैथोड रेस का भी पता चल जाए। अनलाइक कैथोड रेस, चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू किसकी? ऑफ पॉजिटिव रेस किसकी भला? पॉजिटिव रेस की डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बस नेचर ऑफ गैस, ये टॉपिक मैं पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को, जो है ना वो कह देता हूँ कि बेटा पढ़ लेना है। इसमें सिर्फ पढ़ाने की रीजन ये एक पॉइंट है जो मेरी नज़र में ज़रा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेचर ऑफ गैस, कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ये आपने याद रखनी है। अब बच्चों यहाँ पे ना आपने एक फार्मूला याद रखना है कि मास ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज सिलेंडर, जितना ज्यादा होगा ना भारी होगी गैस, उसकी चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, अब ये बात जो है ना इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आपने मुझे बताना है, चलो हम जो है ना उधार रखते हैं उसको फौरन उतार देते हैं। चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेस इज लोएस्ट फॉर, किसके लिए जो है ना चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू सबसे कम है? आपने ऑप्शंस में जज करना है और मुझे जो है ना आपने बताना है, क्योंकि आसान एमसीक्यू का आंसर जो है ना वो मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद जज करना है। नाइट्रोजन, चौथी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है? नाइट्रोजन। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है? क्लोरीन। तो जो क्वेश्चन जो है ना वो इंटर टेस्ट लेवल की होंगे, ठीक है। हमारा वो लेवल नहीं है कि एफएससी वाले आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉजिटिव रेज और आल्सो पार्ट, बेटा ये वर्ल्ड ही है, ठीक है। एमडी कैट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एफएससी से, डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो मुझे बताइएगा इसमें से जो है ना किसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, कमेंट के अंदर होगी, आपने बताना है। इसका आंसर आपके पहले एक और चीज यहीं पे आपने याद रख ली है। देखो अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है ना हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो क्योंकि उसका मास सबसे कम है तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू सबसे क्या आएगी हमारे पास? ज्यादा। और जो प्रोटॉन का नाम है ना वो दिया ही किस लिए जाता है? हाइड्रोजन के आयन, हाइड्रोजन के पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा इसी चीज पे अगर मैं आपको जो है ना पार्टिकल्स के हिसाब से बताऊं तो जरा मुझे बताइएगा चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, या न्यूट्रॉन की होगी नहीं जीरो है? बच्चों बताओ जरा चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? सबसे कम होने की वजह से क्या होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू प्रोटॉन।
सबसे कम क्या होगी? अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि जो प्रोटॉन है इसकी चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू इलेक्ट्रॉन से जो है ना वो कितने गुना जो है वो कम होगी? क्या ख्याल है? जितने गुना वो हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है? 1836 टाइम्स हैवियर। और आपको पता है ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये मुझे इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, बताओ जरा। तो आपने याद रखना है, इट इज 7344 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। पूछा जा सकता है आपसे, हमसे भी होगा। अब जरा बताएं चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन कितने हैं? किसने डिस्कवर की थी बताओ। ये साइड इंफॉर्मेशन सारे देखते जाना है, अकेले छोड़ने कोई बात नहीं है। तो याद रखना 1.75 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर केजी। ये इसका जो है ना वो हमारे पास यूनिट है। ये बाज दफा एमसीक्यू ऐसे भी आ जाता है कि 1 किलो में कितने कूलम चार्ज होता है, ऐसे भी याद रखना है आपको। अब बच्चों लगे हाथ जो है ना, मैं आपसे अगर पूछता हूँ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है, बताते जाए जरा। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? 1.602 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ये एमसीक्यू में आती हुई चीजें, ठीक है, याद रख दो। अच्छा बताओ चार्ज ऑन बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जहरी बात है, हम इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 96। मैंने तो ये वैल्यूज जो है ना फिंगर टिप्स के ऊपर याद की मैंने, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ें जो है ना ये कॉमन है हमारे लिए। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 965। ये एमसीक्यू में आपने याद यहाँ बताना जरूरत है। इसी तरह यार बताएं जरा मैथ्स ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास हमारे पास कितना होता है? तो वो बन जाता है 1.6716 10 रेज टू पावर -27 kg। ग्राम में भी उसको चेंज कर लेना, 1.6726 10 रेज टू पावर -24। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा बताओ जरा मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो ये एक बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है आपके लिए भाई। आपकी फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी मेरा ख्याल है, अगर सिंसियरली आप इस लेक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से जो है ना मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरे पास कुछ है तो ये बाकियों तक भी जो है ना पहुँचना चाहिए। तो बच्चों अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करो ना, ये ना एक एमसीक्यू है कहीं पे 0.55 मिलीग्राम। आई थिंक पंजाब की फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है ना उसकी एक्सरसाइज का एमसीक्यू। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू मिलीग्राम में, क्योंकि वो ज्यादातर मिलीग्राम में वैल्यू पूछता है। निकालने का प्रोसीजर आप डालिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हो। ये जो साइड इंफॉर्मेशन है ना बच्चों इधर उधर, ये भी आपने जरूर देखना। तो यहाँ तक जो है ना ये डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव वेज, बहुत सारी बातें इसमें जो है ना और भी पूछी जा सकती हैं, की जा सकती हैं, तो आपने इसको देखना है। अब हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट हम मूव किसकी तरह करेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। बच्चों अब हम जो है ना वो बात करेंगे किसकी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, जिसकी एक ही बात जो है ना वो काम की है, एक ही पास्टुलेट जो है ना वो हमारे पास काम का है। अगर हम थोड़ा सा जो है ना वो बैकवर्ड में जाए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ अगर हम मूव करें, तो यार रदरफोर्ड क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को कम करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और अल्टीमेटली जो है ना कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, अपनी एनर्जी कम करता है और किसके अंदर जाके गिर जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा है? अमिट कर रहा है। अंकल प्लैंक्स जो थे ना उन्होंने इस बात को आके करेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि भाईजान कदरदान, ये ऐसी बात नहीं है, जो हमारे पास
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसका कहना ये है कि जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, एक ही इंपॉर्टेंट बात है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो मेन पॉइंट है ना ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ मैटर, वो भाईजान कॉन्टिन्यूस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस like Rutherford, but it is discontinuous. किस फॉर्म में? In the form of wave packets. अब बच्चों ये जो वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, these wave packets of energy are called क्वांटा। ये जो क्वांटा है ना, ये एक प्लूरल टर्म है। इन वेव पैकेट्स को क्या भी कहा जाता है? क्वांटा। इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, सिंगुलर टर्म क्वांटम होती है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस के अंदर उसने कहा हुआ है फोटॉन्स को डिफाइन करें। याद रखना, अगर यही क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है एमिट किससे हो? quantum of energy emitted by light, MCQ पूछ सकते हैं, emitted by light, emitted by sound, emitted by matter, ऐसे 4 ऑप्शन is called photon। क्वांटम भी कह सकते हैं, लेकिन लाइट का वर्ड है तो फिर उस क्वांटम का नाम क्या रख लिया है? फोटोन। बच्चों इसकी एक फेमस जो है ना वो रिलेशन है, याद रखना है। पहला रिलेशन हमारे पास वो क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के साथ। वो कहते हैं कि एनर्जी ऑफ वेव पैकेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो हमारे पास किसका साइन आ जाता है? इक्वल का, और साथ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। This equation is very important. E is equal to h mu। बच्चों आपको पता है थीटा का जो टेस्ट है ना, उसमें उसने h की वैल्यू पूछी हुई थी। सबसे आसान प्लैंक्स कांस्टेंट। 25 का जो टेस्ट है ना, ज्यादा पीछे हम नहीं जाते यार, ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? वैल्यू पूछी हुई थी 6.626 10 raised to power minus 34। यूनिट पता क्या है? जूल सेकंड। यानी कि एनर्जी को हम किससे डिवाइड कर दें? फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी जूल में आ जाती, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड है, वो पर सेकंड ऊपर आके जूल सेकंड। अच्छा, कमेंट में मुझे बताना, मासूमाना सा क्वेश्चन है आपसे कि यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। कमेंट में बताने की एक बात है, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है ना, ये किसकी तरह ही है? बता देता हूँ, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन के बच्चों बिल्कुल वैसे ही रिलेशन हम किसके साथ में ड्रा कर सकते हैं? वेवलेंथ के साथ। आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? c ओवर लैम्डा। इस इक्वेशन में जरा पुट करो, क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू SC over lambda. So this is another equation for relation of energy and ये हमें बता रहा है कि जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली। MCQ में बात। अब बच्चे एक और टर्म हमारे पास क्या आ जाती है? वेव नंबर। वेव नंबर की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय म्यू पार इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज हियर म्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर की डेफिनेशन याद रखनी है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ।
अब जरा 1/λ, ये देखो ना इस इक्वेशन में 1/λ, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं वेव नंबर, क्या लिखेंगे एस सी म्यू नॉट। बच्चों दिस इज अनदर रिलेशन ऑफ एनर्जी। दिस से energy is directly proportional to wave number, directly proportional to frequency, but inversely related to wave number। तीन इक्वेशन करेक्ट इनकरेक्ट में पूछी जा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, पूछा जा सकता है। ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे। मैथमेटिकल एमसीक्यू जो है ना वो इससे रिलेटेड हो, आपसे पूछा जा सकता है। अब जरा आपने मुझे एक एमसीक्यू का आंसर सिर्फ बताना है, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए बिल्कुल आसान सा है कि वेव नंबर ऑफ लाइट, मैं एक एमसीक्यू आपको दूंगा तो बाकी आप समझ जाएंगे। इनमें से ऊपर वाली कोई सी भी इक्वेशन आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इमिटेड बाय a source। is 2 10 to power 6 per meter। what is the wavelength of this light? बच्चों आपने बताना है कि इस लाइट की हमारे पास जो वेवलेंथ है ना वो क्या हो सकती है। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या हो सकती है, इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। मैं नैनोमीटर में आपसे पूछूंगा 200 नैनोमीटर, बीटा ऑप्शन है 500 नैनोमीटर, चार्ली ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, और इसी तरह हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है 300 नैनोमीटर। तो कमेंट के अंदर अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन करना ज़रूरी थे, तो यहाँ तक आपने इसको करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। और बच्चों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह जो है ना वो फिर नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एमसीक्यूज़ की भरमार हो रही है इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।